सीएम धामी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। लिखा, नारी सशक्तिकरण की प्रतीक हैं राष्ट्रपति। नीट परीक्षा को लेकर देहरादून पुलिस अलर्ट पर। देहरादून धारा 163 लागू हुई। शहर में होंगे 16 परीक्षा केंद्र। हेमकुंड यात्रा मार्ग पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हुई। पेयजल संकट की खबर निकली भ्रामक। प्रशासन की सोशल मीडिया अफवाहों से बचने की अपील। 2 जुलाई को होगी राज्यव्यापी मानसून मॉक ड्रिल। राज्य के 13 जिलों में होगा अभ्यास। आपदा प्रबंधन की तैयारियों की होगी जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां श्रमिकों को मिली 11 करोड़ की सहायता। बता दें कि 4,400 श्रमिकों को मिली 11 करोड़ की सहायता। सीएम धामी ने श्रमिकों को दी बड़ी राहत। डीबीटी से सीधे खातों में ट्रांसफर की राशि। श्रमिक कल्याण योजनाओं का लाभ। सीएम ने 1 क्लिक से जारी की सहायता राशि। श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाओं पर जोर। शिविर लगाकर योजनाओं का लाभ देने के निर्देश। पारदर्शिता और तकनीक पर सीएम का फोकस। श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा पर विशेष जोर। सीएम धामी ने दी 11 करोड़ की सहायता। तो सीएम ने 1 क्लिक से जारी की सहायता राशि। श्रमिकों के लिए कल्याण राशि जारी की गई। 4,400 श्रमिकों को मिली ये 11 करोड़ की सहायता। सीएम धामी ने श्रमिकों को दी बड़ी राहत। देखिए, सरकार का कहना है कि हमारा उद्देश्य हर वर्ग को आगे बढ़ाना, विकास के पथ पर ले जाना, और इसी के मद्देनजर आज 4,400 श्रमिकों को ये राहत राशि मिली है। डीबीटी से सीधे खातों में ये राशि ट्रांसफर की गई है। 4,400 श्रमिकों को बड़ा लाभ आज उत्तराखंड सरकार की तरफ से दिया गया। वहीं हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद पिछले कई दशकों से भारतीय संस्कृति, सनातन मूल्यों और सामाजिक एकता को मजबूत करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसके तहत केदारखंड और मानस खंड में मंदिरों के पुनर्विकास के साथ साथ हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम चल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून, समान नागरिक संहिता और सख्त भू कानून लागू कर सांस्कृतिक विरासत और जनहितों की रक्षा की जा रही है। वहीं बैठक में मौजूद संतों ने मुख्यमंत्री धामी की कोशिशों की सराहना करते हुए उन्हें सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए समर्पित बताया है। देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और उनके परिवारों का सम्मान कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पूर्व सैनिकों से जुड़े सभी मामलों का समय पर और पारदर्शी तरीके से समाधान किया जाए। बैठक में पुनर्वास, रोजगार, स्वरोजगार, पेंशन, छात्रवृत्ति और चिकित्सा सुविधाओं जैसी योजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्री ने कहा कि विभाग ये सुनिश्चित करे कि हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके। उन्होंने जिला स्तर पर नियमित शिविर लगाने के भी निर्देश दिए ताकि पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया जा सके। वहीं श्रीनगर शहर में जल्द ही सभी बिजली की लाइनें अंडरग्राउंड की जाएंगी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को इसके लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे शहर में बिजली के खंभों पर लटकते तारों से लोगों को राहत मिलेगी और शहर का सौंदर्य भी बढ़ेगा। इसी के साथ श्रीनगर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का काम भी तेजी से किया जाएगा। पहले चरण में सरकारी भवनों, स्कूलों और अस्पतालों में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। डॉक्टर रावत ने बताया
बताया कि उफरैखहाल में नया विद्युत सब स्टेशन भी बनाया जाएगा, जिससे क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति और बेहतर होगी। उन्होंने अधिकारियों को जर्जर बिजली के खंभे बदलने, नए ट्रांसफार्मर लगाने और सभी सरकारी स्कूलों में बिजली की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। तो उफरैखहाल में बनेगा नया सब स्टेशन। बताते चले कि श्रीनगर में अंडरग्राउंड अब बिजली की लाइनें होंगी। जो मकड़ जाल छाया रहता था, जो झूलते तार दिखाई देते थे, कई बार हादसे भी इसकी वजह से देखे गए हैं, अब उनसे बड़ी राहत जरूर मिलेगी। बता दें कि इस पूरे मुद्दे को लेकर बाकायदा बैठक की गई और इस बैठक में तय किया गया ये जो झूलते तार हैं वो एक तो खूबसूरती को खराब करते हैं, दूसरी बात समस्या को बढ़ाते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इन बिजली के तारों को अंडरग्राउंड किया जाए। वहीं नीट परीक्षा को लेकर देहरादून अलर्ट मोड पर है। देहरादून में धारा 163 लागू कर दी गई है। देहरादून में होंगे 16 परीक्षा केंद्र। तो नीट परीक्षा को लेकर देहरादून में प्रशासन इस समय अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए शहर में धारा 163 लागू कर दी गई है। देहरादून में नीट परीक्षा के लिए कुल 16 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं पुलिस लाइन में ब्रीफिंग आयोजित की गई। इस दौरान पुलिस कर्मियों को परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी निर्देश दिए गए। सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर सक्रिय करने और समय पर सीसीटीवी कैमरे चालू रखने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को परीक्षा शुरू होने से 4 घंटे पहले केंद्रों का निरीक्षण करने को कहा गया। जोनल अधिकारी भी सुरक्षा व्यवस्था की जांच करेंगे। इसी के साथ परीक्षा केंद्रों की टूटी हुई बाउंड्री वॉल को तुरंत ठीक करने के आदेश दिए गए। पुलिस को केंद्रों के आसपास संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश भी दिए गए ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और नकल रहित हो सके। तो देहरादून में धारा 163 लागू कर दी गई है और धारा 163 लागू होने के चलते एक जगह 4 से ज्यादा लोग खड़े नहीं हो सकेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि नीट परीक्षा को लेकर पूरा देहरादून इस समय अलर्ट मोड पर है। देहरादून में धारा 163 लागू। चलिए आपको सीधे देहरादून लेकर के चलते हैं, जहां से हम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। जो हम काम पहले से करते आए, मैंने स्वयं खेत में जाकर कुछ कृषि कार्य का एक सांकेतिक रूप से थोड़ा आगे बढ़ाने का काम किया। इस वर्ष भी मैं गया और इस वर्ष की मैं एक बात आपको बताऊं, जब सॉइल हेल्थ कार्ड की बात आती है कि मृदा का परीक्षण कैसे होता है। अब जो मेरा खेत है वो पूरे गांव के एक तरफ से जब पूरे ऊपर से सब पानी बह के आता है वहीं से निकलता है आगे को बरसात में, क्योंकि रोड है उसके बाद। तो मैं ये सोच रहा था कि अब इसका ये सॉइल का जब हेल्थ का चेकअप होगा, ये मृदा परीक्षण होगा, तो इसमें ज़्यादा उर्वरकता होगी, इसमें ज़्यादा, क्योंकि सारी जगह की जो खाद है वो बह के जो है वहाँ आ जाती है। लेकिन मेरा थोड़ा ये अनुमान गलत हुआ उससे, जब उन्होंने उसको नापा तो उसका जो रेशियो था वो थोड़ा सा कम था। उसमें अगर केंचुए को डाल दिया जाए तो बहुत जल्दी वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो उसके पीछे मैंने कहा क्या कारण है, मैं तो ये सोच रहा था कि इसमें ज़्यादा फर्टाइल होगी, ज़्यादा उर्वरक, ज़्यादा मतलब ज़्यादा उत्पादन होगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जो बहकर जो पानी आता है वो अपने साथ बहुत सारा यूरिया ले आता है, बहुत सारा पेस्टिसाइड ले आता है, उसके कारण फायदा नहीं हो रहा है, उसके कारण नुकसान हो रहा है। तो उन्होंने घृणामृत और कई सारी चीज़ें जो हमारे वहाँ के पंतनगर विश्वविद्यालय के लोग लेकर आए थे, तो उन्होंने उसको डाला और गोबर की खाद डाली उसकी हेल्थ को मजबूत करने के लिए। तो ये नया काम देश के अंदर प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री जी ने किसानों की चिंता करी और इसके साथ ही आज प्राकृतिक खेती, आधुनिक कृषि की टेक्नोलॉजी और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर भी इन सब के साथ साथ विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिससे खेती किसान के काम को और अधिक लाभकारी बनाया जा सके। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से
हमारी सरकार भी किसानों को सशक्त बनाने, खेती को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत हमने अपने किसान भाइयों के हित में बड़ा फैसला भी लिया है। नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से मुक्त करने का भी हमने जो है ऐसा निर्णय भी किया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए हमने 200 करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया है इस बार के सामान्य बजट में। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि राज्य में अब तक लगभग 115 करोड़ रुपए के निवेश से 350 से भी अधिक पॉली हाउस तैयार किए जा चुके हैं, जिनसे किसानों को बड़ा लाभ मिल रहा है। हमारे पहाड़ों में खेती ज़्यादातर बारिश के भरोसे पर रहती है। इस चुनौती से निपटने के लिए हमने 1000 करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी है, जो मौसम के बदलाव के बीच भी हमारी खेती को सुरक्षित रखेगा। वहीं फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए की लागत से नई सेब नीति, नई कीवी नीति, नई ड्रैगन नीति और स्टेट मिलेट मिशन जैसी योजनाएं लागू की है और इन योजनाओं के तहत किसानों को 80% तक की भारी सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है, जिससे कि किसान अच्छा उत्पादन कर सकें। इसके साथ ही किसानों की फसल बर्बाद न हो, उन्हें उनकी मेहनत का सही दाम मिले, इसके लिए हमने जगह जगह कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज, सीए स्टोरेज और मेगा फूड पार्क भी स्थापित किए हैं। इसके अलावा सघन खेती के क्षेत्र में उत्तराखंड को अग्रणी बनाने के लिए हमने इसी वर्ष महक क्रांति नीति भी लागू की है, जिसमें 7 एरोमा वैलियां विकसित की जा रही हैं और 23,000 हेक्टेयर भूमि पर सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। यही नहीं, आप सभी को मालूम है कि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड, इसके माध्यम से राज्य के मिलेट और अन्य उत्पाद इस कृषि के उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिले, इस दिशा में भी हम कार्य कर रहे हैं और इसमें हमारी महिलाओं के द्वारा जो विशेष रूप से बनाए जाने वाले उत्पाद हैं, उनको उनके विपणन के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं और आज पूरे देश के अंदर हमारे यहाँ के बनाए हुए उत्पादों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी बहुत शानदार काम हो रहा है। 2,75,000 बहनें हमारी राज्य की लखपति दीदी बन गई हैं। ये महिला सशक्तिकरण के दिशा में एक बड़ा उदाहरण हम सबके सामने है कि हमारी महिलाएं अनेक चुनौतियों के बाद भी आज इस प्रकार से काम कर रही हैं। भाइयों बहनों, जब नीति साफ होती है, नियत में ईमानदारी होती है, तो परिणाम भी ऐतिहासिक होते हैं। मुझे ये बताते हुए बेहद गर्व होता है कि उत्तराखंड ने किसानों की आय बढ़ाने के मामले में पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि आप सबके प्रयासों से ये उपलब्धि भी हमको मिली है। ये गौरव, ये सम्मान मेरे उत्तराखंड के एक एक किसान भाई और बहन का है। लेकिन भाई बहनों, एक दौर वो भी था जब दिल्ली से लेकर देहरादून तक सत्ता के गलियारों में ऐसी सरकारें बैठा करती थी जो किसानों को सिर्फ एक वोट बैंक समझते थे। किसानों के नाम पर राजनीति करना, खोखले वायदे करना, फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना, ये उस समय उनकी नीति में शामिल था। उस समय योजनाओं का लाभ वास्तविक किसान तक पहुंचने से पहले ही बिचौलियों और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। डबल इंजन की सरकार सिर्फ घोषणाएं नहीं करती है, बल्कि धरातल पर काम करके दिखाती है और उसके सारे प्रमाण आप सबके समक्ष हैं। इसलिए हमारे लिए किसान वोट बैंक नहीं है, बल्कि राष्ट्र की गौरव है। हमारे अन्नदाता हैं, ये हमारी स्पष्ट नीति और ईमानदार नियत का सबसे बड़ा प्रमाण है। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड कृषि और बागवानी के क्षेत्र में जिन ऊंचाइयों को छू रहा है, ये तो अभी एक शुरुआत भर है। हमें तो अभी और आगे जाना है, राज्य को और अधिक समृद्ध बनाना है और अधिक सशक्त बनाना है। इसलिए मैं आज देवभूमि के अपने सभी किसान भाई बहनों से विशेष आह्वान करता हूं कि आप सभी पारंपरिक खेती के साथ साथ आधुनिक तकनीकों, वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों और सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इसके साथ साथ मैं आप सबसे आज एक आह्वान और करना चाहता हूं। जो हमारे खेत हैं, धरती माँ को बचाना है, अपने खेतों को बचाना है। आप देखिए, बहुत सारे राज्यों में बड़ी फसल होती थी और वो कृषि प्रधान जैसे राज्य हो गए थे, अधिक फर्टिलाइजर यूज करते थे, अधिक उत्पादन होता था। लेकिन धीरे धीरे अधिक फर्टिलाइजर डालने से, कीटनाशक डालने से, तमाम प्रकार के रसायन डालने से वहाँ की भूमि पूरी तरह से बंजर होती जा रही है
और उसमें से उत्पन्न होने वाला जो अनाज है वो अनाज बहुत प्रकार की बीमारियों को भी साथ में लेकर आ रहा है। तो हमें अपनी पुराने समय को, जब हमारे पूर्वज जिस प्रकार की कृषि करते थे, आधुनिकता को भी लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रसायनों का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दीजिए, पेस्टिसाइड मत डालिए, तो आप सब किसान हैं जानते हैं, लेकिन उसका बहुत संतुलित मात्रा में जो है उसका उपयोग करना है। यानी कि जितना जरूरी है उतना ही करना है। जितना हमारे वैज्ञानिक जो कृषि के क्षेत्र में आज शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, अनेक प्रकार की नई नई चीजें ला रहे हैं, वो जिस प्रकार से हमें सजेस्ट करें, जिस प्रकार से हमें बताएं, हमें उस टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। क्योंकि कृषि के क्षेत्र में रोज नए अनुसंधान हो रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसानों की आय बढ़नी चाहिए, उनका जीवन उन्नत होना चाहिए, उनको हर दिशा में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। और भाइयों बहनों, हमारा भी ये विकल्प रही संकल्प है कि उत्तराखंड किसानों के क्षेत्र में भी, खेती के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में भी देश का श्रेष्ठ राज्य बने। आप देख रहे होंगे आज बहुत सारे ऐसे मामले, क्योंकि समय की थोड़ा कमी है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे बिंदु बताता कि आज उत्तराखंड किन किन क्षेत्रों में, आज SDG में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम नंबर 1 पर हैं, किसानों की आय बढ़ाने में हमारा देश में पहला स्थान है, पर्यटन के क्षेत्र में हमारा पहला स्थान है, फिल्म मोस्ट फ्रेंडली स्टेट के रूप में हमारा देश में पहला स्थान है। ऐसे अनेक खनन तत्परता सूचकांक में हम दूसरे नंबर पर हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने में, डिसिप्लिन बनाने में आज हम देश के पहले दूसरे राज्यों में हैं और हमको भारत सरकार भी इसमें प्रोत्साहन कर रही है। UCC का कानून बनाने में हम पूरे देश में पहले स्थान पर हैं। सबसे पहले हमने शुरुआत की है। नकल का हमने सबसे सख्त कानून बनाया है। आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज आप देखते होंगे इन 4-5 सालों में एक बात हर एक उत्तराखंड वासी के मन में आ गई है, एक विश्वास जग गया है कि अब भारत का या दुनिया का कोई भी क्षेत्र होगा तो उत्तराखंड के लोग उसमें पहले स्थान पर होंगे। उत्तराखंड सबसे अच्छा करेगा, उत्तराखंड एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा, एक आदर्श प्रस्तुत करेगा। तो किसानी के क्षेत्र में भी जो हमारे पास जैसी संभावना है, जैसा हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास जिस प्रकार की प्राकृतिक चीजें भगवान ने हमको दी है, हमको एक आदर्श प्रस्तुत करना है, अपने ब्रांड को बढ़ाना है। हम जो हमारे भाई बहन अनेक प्रकार के उत्पाद बनाते हैं, उनका विपणन होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तरकाशी में नीट परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए पुलिस तो प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मनेरा स्थित PM श्री केंद्रीय विद्यालय परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान परीक्षा केंद्र के प्रवेश और निकास मार्ग, परीक्षा कक्ष और आसपास के क्षेत्रों की जांच की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरीके की अव्यवस्था या गड़बड़ी ना हो सके। होटल, ढाबों और होमस्टे की नियमित जांच करने और संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के भी निर्देश दिए गए। अभ्यर्थियों की सख्त चेकिंग और मेटल डिटेक्टर से जांच सुनिश्चित करने को कहा गया ताकि परीक्षा पूरी तरीके से पारदर्शी और नकल मुक्त रहे। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने न्यू कैंट रोड पर चल रहे नाली निर्माण और प्रस्तावित सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों से काम की प्रगति की जानकारी ली और सभी कार्य तय समय पर तथा अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि बरसात का मौसम आने वाला है, ऐसे में जल निकासी व्यवस्था मजबूत होना बहुत जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को नाली निर्माण में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा। मंत्री ने साफ कहा कि लोगों को जल भराव जैसी समस्याओं से राहत दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। रुद्रप्रयाग में भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के एक दल ने विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान और निर्वाचित साक्षरता कार्यक्रमों का जायजा लिया। उप निदेशक अपूर्व कुमार सिंह के नेतृत्व में पहुंचे अधिकारियों ने जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल मिश्रा से मुलाकात कर मतदाता सूची पुनरीक्षण और अन्य चुनावी तैयारियों की समीक्षा की। इसके बाद अधिकारियों ने गुप्तकाशी से एक स्कूल में मतदाता साक्षरता क्लब के विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें लोकतंत्र, मतदान के महत्व और युवा मतदाताओं की भूमिका के बारे में
जानकारी दी। अधिकारियों ने छात्रों को ECI नेट ऐप और निर्वाचन आयोग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने की भी अपील की। वहीं नाला क्षेत्र के बूथों का निरीक्षण कर BLO द्वारा किए जा रहे मतदाता सूची से कड़े कार्यों की समीक्षा की और उनके प्रयासों की सराहना की। उधम सिंह नगर नानक मत्ता में अपराधी पर बुलडोजर एक्शन जारी है। हिस्ट्री शीटर तारा सिंह के अवैध निर्माण पर एक्शन हुआ है। 50 लाख से ज्यादा की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। सीएम की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत चला बुलडोजर। 27 मुकदमों में नामजद हिस्ट्री शीटर जेल में बंद हैं। डकैती, लूट, अपहरण, गैंगस्टर जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। तो ये बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, जहां सीएम की जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए ये बुलडोजर चलाया गया। 27 मुकदमों में नामजद हिस्ट्री शीटर अब जेल में बंद है। उसके ऊपर डकैती, लूट, अपहरण, गैंगस्टर एक्ट जैसे कई गंभीर मामले दर्ज थे। राज्य में मरीजों और उनके तीमारदारों की सुविधा के लिए कोटद्वार से ऋषिकेश एम्स तक सीधी रोडवेज बस सेवा शुरू की गई। विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि लंबे समय से क्षेत्र के लोगों की ये मांग थी कि एम्स ऋषिकेश के लिए सीधी बस सेवा शुरू की जाए। अब इस बस सेवा के शुरू होने से मरीजों और उनके परिजनों को इलाज के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा और उन्हें सीधे एम्स तक पहुंचने की सुविधा मिल सकेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक दिन पहले पौड़ी में योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए भव्य रन फॉर योग रैली का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन और आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के संयुक्त तत्वाधान में निकली इस रैली को एजेंसी चौक से विधायक राजकुमार पोरी, मुख्य विकास अधिकारी अशोक जोशी और अपर जिलाधिकारी FR चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, युवाओं, अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों को योग के महत्व और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि योग भारत की अमूल्य धरोहर है जो शरीर को, मन दोनों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों ने योग को जन जन तक पहुंचाने और स्वस्थ उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प लिया। चमोली में हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर पेयजल व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही खबरों को जिला प्रशासन ने भ्रामक बताया। प्रशासन के मुताबिक यात्रा मार्ग पर सभी पेयजल स्थल पूरी तरीके से चालू हैं और सभी जगह नल सही तरीके से काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी गौरव कुमार के निर्देश पर जल संस्थान की टीम ने पूरे यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया, जिसमें कहीं भी पेयजल की समस्या नहीं मिली। जल संस्थान के अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल कुछ वीडियो यात्रा शुरू होने से पहले के हैं, जबकि यात्रा शुरू होने से पहले सभी जरूरी मरम्मत कार्य पूरे कर लिए गए थे। प्रशासन ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वो सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक सूचनाओं पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। तो पेयजल संकट की खबरों के बीच सफाई दी गई। हेमकुंड मार्ग पर पानी की पूरी व्यवस्था है, ये जानकारी दी गई। जो भी नल लगाए गए हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं और लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है। वहीं इलेक्ट्रिकल और FMEG सेक्टर की उभरती कंपनी कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने नोएडा के सेक्टर 63 में अपने नए डिपो का शुभारंभ किया। कंपनी का कहना है कि इसे दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में उत्पादों की आपूर्ति और अधिक तेज और प्रभावी होगी। कंपनी के निदेशकों ने कहा कि ये डिपो उत्तर भारत में विस्तार की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे डीलरों और ग्राहकों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं मिल सकेंगी। हर घर कॉन्सेप्ट के विजन के साथ कंपनी देश भर में गुणवत्तापूर्ण और भरोसेमंद इलेक्ट्रिकल समाधान पहुंचाने के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है। Our Noida office warehouse purpose is to serve
Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Uttar Pradesh and Jammu and Kashmir from here. Concept Electricals Private Limited is engaged in manufacture of electrical modular switches, LED lighting, wires and cables and switchgear. We are happy to announce our new slogan, Ghar Ghar Concept, Har Ghar Concept. Thank you. तो बता दें, नए कॉन्सेप्ट के साथ ग्राहकों के लिए ग्राहकों तक तेजी से इसके उत्पाद पहुंचेंगे। नोएडा डिपो से कारोबार को नई रफ्तार मिलेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट